Good morning, everyone. Switch on your cameras. I hope preparation is going on well. Everyone. सबने टेस्ट दिया था 5 जून वाला? कृष्णा टेस्ट दिया था बेटा? ठीक है, अभी आप लोग ऐप में चेक करिएगा, MTP अपलोड हुई होगी along with the answer key. So first time discussing MTP series 2 because this was what your test was already given to you on the 5th of June. So I will discuss this first. So it will be a test discussion as well as MTP discussion. Answer key भी साथ साथ आ गई है बच्चे, but there are some errors in the answer keys. So I will make you corrections. वहां पर आंसर्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. We will discuss the questions and correct the answer key also side by side. Right? So I'm starting with the first MTP series 2. सारे बच्चे उसको ओपन कर लेंगे बेटा. आपके पास ऐप में आ गया होगा, उसको ओपन कर लो. MTP सीरीज 2 इसको आपने एज अ पेपर अटेम्प्ट किया है. फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो हाउ डिड यू फील व्हेन यू डिड दिस पेपर. आपके क्या ओवरव्यू क्या रहा? बैलेंस था पेपर 50-50, माइक्रो था मैक्रो दोनों इसके अंदर आई. आपने नोटिस किया होगा कि माइक्रो के क्वेश्चंस तो आप लोग इजीली कर पाए होगे. मैक्रो में क्वेश्चंस बुक के डायरेक्ट ही हैं. जो नेशनल इनकम के लिए बच्चे इतने परेशान थे मैम प्रैक्टिकल्स, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम योर अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी, यू आर द फर्स्ट बैच फॉर दिस न्यू सिलेबस. सो दीज MTPs विल बी गाइडिंग अस कि पेपर पैटर्न किस तरह का हो सकता है. इसको देखकर हमें ये आइडिया लग रहा है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की उतनी वेटेज नहीं है. प्लस तुमने बुक में भी चेक किया था कि प्रैक्टिकल्स उतने थे ही नहीं. स्टिल हमने तो प्रैक्टिस की है, बट MTP देखकर ये लग रहा है कि प्रैक्टिकल्स उतने नेशनल इनकम के आने वाले नहीं है. दूसरा, जितनी भी तुमने आगे थ्योरीज पढ़ी, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड था, चाहे आपका फिस्कल पॉलिसी, they are asking the direct questions that who gave this theory has what meaning, this word has what meaning, this word was used where. तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. तो अगर हम इसकी नॉलेज को, अगर हम मैक्रो को थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर ना लेकर जाकर सिर्फ उनके अंडरलाइंड पोर्शंस पर फोकस करें और उनको अच्छे से लर्न कर ले, तो आई गेस पेपर इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू. माइक्रो में तो आप कॉन्सेप्ट लगा लोगे, but macro does not require concept application. Macro requires learning and then answering. That is the difference ना. तो जो पहले तुम्हारे 5 चैप्टर हैं वो तो तुमने रिवाइज कर लिए, उसके तुमने कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन कर ली, उतनी काफी है. पर जो आखिरी के 5 चैप्टर हैं उसमें तुमको लर्न ही करना पड़ना है, बिकॉज क्वेश्चंस आर कमिंग एज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, विच वर्ड इज यूज्ड इन दिस प्लेस, विच वर्ड इज एक्सप्लेनिंग दिस सिचुएशन. तो हमको ये सारी चीजें लर्न करनी पड़नी है. वहां पर तुम्हें कोई केस स्टडी नहीं आ रही, ना तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आएगी. तो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. MTP मेक्स अस अ क्लैरिटी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ पेपर वी कैन एक्सपेक्ट. तो आप उस अकॉर्डिंगली ही फोकस करेंगे. ठीक है, तो जो लास्ट के चैप्टर्स हैं बच्चे, उस पे अंडरलाइंड पोर्शंस जो मैंने बुक्स में मार्क कराए हुए हैं, उसकी लर्निंग थोड़ी सी और बढ़िया कर लो, उसको लर्न कर लो. क्यों? वो सारा थोड़ा ऐसे टॉपिक्स हैं जो मिक्स हो जाते हैं. सम टॉपिक्स गेट मिक्स्ड अप. तुम्हें उसकी लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है, बिसाइड्स गोइंग आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बिकॉज वी कांट सी एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कमिंग हियर. एक आधा आ भी जाएगा तो आई थिंक यू आर वेल इक्विप्ड विद दैट कि तुम लोग सॉल्व कर लोगे. अभी तक मैंने पूरा MTP देखा तो नेशनल इनकम का एक ही क्वेश्चन था, उसका वो भी फॉर्मूला पूछा गया था प्रैक्टिकल में, जो तुमने C+I+G वाला. उसके अलावा और कोई प्रैक्टिकल नहीं आया. रादर वी हैव डन सो मच इन डिटेल. ठीक है, तो आपने अब इस चीज से ये आइडिया लगा लेना है कि हमें क्वेश्चन के पैटर्न किस टाइप के आ सकते हैं. तो माइक्रो रहेगी बेटा कॉन्सेप्ट नॉलेज प्लस एप्लीकेशन, मैक्रो रहेगी लर्निंग ऑफ द
patterns given in the book. So book will be majorly considered in the last chapters. तो बुक में आपने हर अंडरलाइंड पार्ट को अच्छे से पढ़ना. आई होप एवरीबडी इज क्लियर फॉर प्रिपरेशन. ठीक है, तो एमटीपी डिस्कस कर रहे हैं बच्चे. क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आंसर की साथ साथ दे दी है. जो क्वेश्चंस मेरे को लगेंगे कि थरो हैं, पता है इनका आंसर है, तो आई विल स्किप दोज क्वेश्चंस, राइट, बट आई विल डिस्कस मेजरली ऑल द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हेन रेंट कंट्रोल इज इम्पोज्ड अबव द मार्केट प्राइस. इसके बारे आपका क्या ख्याल है? इस क्वेश्चन के बारे आप सबने अटेम्प्ट किया है. व्हाट डज इट मीन? क्या आंसर मार्क किए? सी. सी मार्क किया. किस किसने सी मार्क किया? और ऑनलाइन सी. सी इज द आंसर आप लोगों का. वेरी गुड, इसका आंसर है सी. क्वेश्चन क्या रहा है कि जब हम रेंट कंट्रोल, यानी हम आपके रेंट की वैल्यू को कंट्रोल कर देते हैं मार्केट प्राइस के ऊपर, मींस आई एम इम्पोजिंग हायर कंट्रोल्स, तो आपको वो रेंट पर प्रॉपर्टी देकर क्या होगा? नुकसान. So will you be willing to provide your property on rent? No. उससे क्या होगा? Renting facilities की shortage. Is that clear? Second question. In a capitalist economy, profit is socially desirable. देखो, capitalist economy वो होती है जिसमें सब कुछ privatized है, selfish interest है उसके अंदर सारा, पर कह रहे प्रॉफिट उसमें हम कमाते हैं, है ना, लेकिन प्रॉफिट सोसाइटी के लिए भी डिजायरेबल है. क्यों? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा ये कोशिश करता है वो बंदा जो एंटरप्रेन्योर कि मेरे रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज हो जाए ताकि लीस्ट कॉस्ट आए और बढ़िया प्रॉफिट कमाऊं. तो इसके इस हिडन इंटेंशन में एक बढ़िया इंटेंशन छुपी है कि वो रिसोर्सेज को ढंग से यूज करता है. अपने प्रॉफिट के लालच में उसके हिडन इंटेंशन क्या है? मैं प्रॉफिट कमाऊं. पर उसके प्रॉफिट के काम करते करते वो रिसोर्सेज को कैसे यूज करता है? बहुत अच्छे से. विल ही बी देयर फॉर वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज? क्या वो उसको खराब करेगा, वेस्ट करेगा? नहीं. तो इसका मतलब उसका इस प्रॉफिट को कमाना, उसका ये सेल्फिश मोटिव मेरी सोसाइटी के लिए भले का काम कर रहा है कि वो रिसोर्सेज ढंग से इस्तेमाल कर रहा है. सो आंसर इज बी. अट्रैक्ट्स रिसोर्सेज टू द मोस्ट डिजायरेबल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन. Tendency for managers to operate a firm in a way that maximizes their personal utility rather than firm's profit. हमने किया था ये पॉइंट, गोल्स ऑफ द फर्म्स. जब गोल की बात होती है बेटा तो गोल तो फर्म का है. सपोज माय फर्म्स गोल इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो ये तो ओनर का गोल है, ये फर्म का गोल है. पर आगे जिनको मैंने ड्यूटीज दी हैं उनका हो सकता है गोल मेरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हो. दे वांट देयर ओन पर्सनल प्रॉफिट्स. तो अगर ऐसे लोगों को अपना पर्सनल प्रॉफिट चाहिए तो विल दे बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू व्हाट दैट फर्म इज वर्किंग फॉर? वो किसी और वे से काम कर रहे हैं, मैं किसी और थॉट से काम कर रही हूँ. तो तुम दोनों का, एक मालिक का और आगे रखे हुए उसके एजेंट्स का, उन दोनों का रोल डिफरेंट हो गया, राइट? एंड आगे आने वाले मेरे मैनेजर्स कस्टमर के साथ जैसा भी डील करेंगे, कस्टमर तो यही सोचेगा ना मैम की फर्म ऐसी है, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग मी. मेरा प्रिंसिपल था किसी को चीट नहीं करना. मैंने फर्म खोल दी, फर्म संभाल कौन रहा है? तुम लोग आगे धड़ाधड़ करप्शन कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो. लोगों ने क्या कहना, मैम की फर्म बहुत खराब है. तो तुम लोगों ने मेरे को रिप्रेजेंट किया और मेरी इमेज बिगाड़ दी. और सिमिलरली तुम लोगों ने मुझे रिप्रेजेंट किया, मेरी इमेज संवार दी. ये भी हो सकता है. तो इसका मतलब हु आर यू फॉर मी? You are working as my agents and I am your principal. So what relation is this? किस किसने बी मार्क किया था? ऑनलाइन. Very good. Next, what social function? Again, see, second and third is the same. Second and fourth. Second and fourth question. MTP हमें ये भी बताता है कि एक टॉपिक से भी मेजरली क्वेश्चन आ जाते हैं. सेकेंड एंड फोर्थ इज द सेम. ऊपर लैंग्वेज घुमा दी कि प्रॉफिट क्यों सोशली डिजायरेबल है. चौथे में क्या पूछ रहे हैं? सोशल फंक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स.
Again, allocation of resources. B. Answer is the question is the same. Base is the same. Next, if we notice that increase in price of product X causes reduction, ये तो कर लोगे. प्राइस बढ़ा किसका? X का. डिमांड कम हो गई किसकी? Y की. तो ऐसा कहां होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में. ठीक है. प्रिंटर एंड प्रिंटर की इंक, कार एंड पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. फिफ्थ का आंसर A. Next, if we assume following scenario, average income of consumer increases, demand for fast food decreases. We can assume that इनकम के बढ़ने से किसी की डिमांड कम हो तो वो क्या होता है? कौन सा गुड? Inferior good. Very good. Is that clear? Next, price elasticity of demand for a good will tend to be more elastic. हमने elasticity के factors किए थे. तो more elastic कब होता है? ऑप्शंस देखने पड़ेंगे इसके. Good is broadly defined, that is demand for food as opposed to demand for carrots. यानी कैटेगरी बहुत ब्रॉड है. इसका मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूट्स नहीं की बात, सब्स्टिट्यूट की बात नहीं हो रही. अगर ब्रॉडर कैटेगरी है तो मैं फूड और कैरेट को कंपेयर नहीं कर सकती. तो ये कैटेगरी विल नॉट एनहांस माय इलास्टिसिटी. मैं ये नहीं कह सकती कि कैरेट सस्ती होगी तो खाना खाना छोड़ दो, कैरेट खा लो. इट हैज नो फैक्टर इन दिस. ये क्रॉस हो गया. सेकेंड, गुड हैज रिलेटिवली फ्यू सब्स्टिट्यूट्स. फ्यू सब्स्टिट्यूट्स में तो लेस इलास्टिक होते हो. थर्ड, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट. अगर आपको अपनी कुछ भी चेंजेस लेके आने हैं, यू नीड अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में यू आर मोर इलास्टिक. ठीक है. तो यहां पर कह रहे हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू फुल्ली एडजस्ट टू प्राइस चेंज इन द गुड. प्राइस चेंज के लिए लॉन्गर पीरियड नहीं चाहिए होता, खुद को एडजस्ट करने के लिए लॉन्गर पीरियड चाहिए होता है. ये स्टेटमेंट यहां से गड़बड़ है. प्राइस तो रूटीन में फ्लक्चुएट हो रहा है. तुम्हारी डिमांड या सप्लाई वाली बात को देखो तो उन दोनों को अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम चाहिए. अब गोल्ड का प्राइस है. अगर मुझे कल कुछ खरीदना है तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा. आई कैन नॉट एडजस्ट. पर मेरे पास अगर 6 महीने तो आई कैन एडजस्ट. तो प्राइस की बात लिखी है. प्राइस के लिए थोड़ी लॉन्ग या शॉर्ट कुछ होता है. प्राइस तो डेली फ्लक्चुएटिंग. सो व्हाट इज द आंसर? नन ऑफ द अबव इज ट्रू. एवरीबॉडी इज क्लियर? गलत हुआ है लोगों का ये क्वेश्चन. अब समझ में आ गया. अगर यहां लिखा होता फुल्ली एडजस्ट टू प्राइस चेंज, ठीक है, तो यहां पर अगर डिमांड चेंज होता तो हम इसको मानते. ठीक है. नेक्स्ट, 8th, if cross elasticity between A and B is 0, so they are independent, unrelated goods. Supply increases while demand decreases. याद है वो डायग्राम्स? सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है. तो प्राइस डेफिनेटली कम होगा. क्वांटिटी सेम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द चेंज. इफ चेंज इज इक्वल, क्वांटिटी विल रिमेन द सेम. तो याद है ये पैराग्राफ्स मैंने बुक में मार्क कराए थे. 2 ऑब्जर्वेशंस, नीचे 2 पॉइंट लिखे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन के भी और सेम डायरेक्शन के भी. तो ये वो डायरेक्ट आंसर है. तो 9th का आंसर है प्राइस विल डेफिनेटली डिक्रीज. और बुक में क्या लैंग्वेज थी? क्वांटिटी आई एम अनसर्टन. ये वही चीज आ रही. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो एवरेज प्रोडक्ट. एमपी इज लेस देन एपी. डायग्राम बना के चेक कर लो. यही होता है. जब मार्जिनल प्रोडक्ट बिलो आएगा तो एपी क्या हो रहा है? डन. ऑनलाइन क्लियर हो रहा है सारा साथ साथ. नेक्स्ट, 11th, इनपुट्स दैट कैन नॉट बी इजीली वेरिड. सबको पता है फिक्स्ड इनपुट्स. 12th, by using computers to design and manufacture products, firms are able to do what? हमें नया डिजाइन मिल गया है, नई चीजें हम लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट भी बचाएगा,
मेरा टाइम भी बचाएगा और मेरे को नए नए प्रोडक्ट्स भी बनने को मिल जाएंगे. तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट बिकॉज आई गॉट द न्यू टेक्नोलॉजी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिगिंस एट विच लेवल ऑफ आउटपुट. डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से शुरू हो जाता है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां शुरू होता है? अगर हम टीपी वाला डायग्राम बनाए तो वो आंसर मिल जाएगा, पर यहां पर ही कॉस्ट एंगल से पूछ रहे हैं. कॉस्ट एंगल, तो कॉस्ट एंगल में आपको याद होगा, फिक्स कॉस्ट को तो छोड़ दो, एमसी इज यू शेप्ड. पहला स्टेज जब एमसी गिरता है दैट इज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. व्हेन एमसी इज मिनिमम वी कंसीडर टीपी इज मैक्सिमम एंड देन एमसी स्टार्ट्स राइजिंग इन द थर्ड स्टेज. तो एमसी की सेकंड स्टेज जो है दैट इज योर प्रोडक्शन का सेकंड स्टेज where MC is minimum. ठीक है. नेक्स्ट, अगर फर्म का डाउनवर्ड स्लोपिंग LAC कर्व है देन क्या होगा? LAC भी यू शेप होता है ड्यू टू इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज. तो ये यू शेप होता है. ठीक है, पर वो कह रहे डाउनवर्ड वाला कहां किस वजह से आएगा? LAC का कम हो रहा है, मतलब LAC कॉस्ट कम हो रही है. किस वजह से कम होगी? इकोनॉमीज की वजह से. पर ऑप्शंस में कुछ और है. ऑप्शंस कह रही पहला इट इज एक्सपीरियंसिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इट इज एक्सपीरियंसिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स. दोनों ऑप्शंस एक जैसी ही हैं. इसमें करेक्शन कर लो. आंसर की में 14 का आंसर ए है. आंसर इसको ए ही मान लो. डिक्रीजिंग रिटर्न्स को इंक्रीजिंग रिटर्न्स कर लो. क्योंकि अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो ही तो कॉस्ट कम आएगी ना. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में ही हमें इकोनॉमीज का बेनिफिट मिलता है, बल्क बाइंग और वो सब. तो रिटर्न्स अच्छे हैं तो ही तो खर्चा कम आएगा. तो ये मिसप्रिंट है. आंसर की ए है तो ए के हिसाब से डिक्रीजिंग को क्या कर लो? इंक्रीजिंग. ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इसको ठीक कर लेना. नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस. अब चार्जेस में प्राइसेस ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी मिसप्रिंट है. ठीक है, तो अब मेरे पास अगर सपोज पेपर में ऐसा कुछ आ गया जहां पर मिसप्रिंट ठीक होने का भी टाइम नहीं होता, जो ठीक नहीं भी करवाते, then choose whatever you find the best. Okay? और अगर बिल्कुल डाउट लग रहा है तो don't attempt to avoid negative marking. ठीक है. नेक्स्ट 16, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के लिए हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? यस, आई कैन हैव मशीनरी, आई कैन बल्क परचेज, आई कैन हैव डिविजन ऑफ लेबर, ऑल ऑफ दी अबव. 17 तो हो गया होगा. क्या निकालनी थी? फिक्स कॉस्ट 22 लाख माइनस 13 लाख 9 लाख. ठीक है. नेगेटिव स्लोपिंग मार्केट डिमांड कर्व किसका नहीं होता? अच्छा, अगर आंसर सिर्फ यहां तक होता ना तो हम इसको मार्क करते. याद रख लेना, अगर ऑप्शन सिर्फ यहां तक होती तो फिर मेरे पास कौन आंसर था? ठीक है, पर ऑप्शन में लास्ट में कुछ और लिखा है, ऑल ऑफ द अबव जनरली हैव टिपिकल नेगेटिवली स्लोप मार्केट. तो फिर डी आंसर आए. सबका जनरली कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. इवन दो परफेक्ट कंपटीशन का हम कैसा मानते हैं? स्ट्रेट लाइन रहता है. ठीक है, अगर सिर्फ ये आगे लाइन ना लिखी होती तो मैं फिर किसको टिक करती? क्योंकि परफेक्ट का नेगेटिव स्लोप नहीं होता. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 19, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री किसके साथ मैच करती है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑल सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. Which of the following market come close to satisfying the assumption of perfectly market, perfect competition? कौन सी market perfect competition? Stock market, large number of firms selling similar products, homogeneous. Agriculture में तुम्हें पहले ही बताया था कि इसको आप perfect में example मान सकते हो. Petroleum and natural gas,
मुझे कोई ब्रांड से मतलब है, जहां से मर्जी हम पेट्रोल भरवाएं, जहां से मर्जी हम गैस भरवाएं, everywhere it is being sold homogeneously, so almost all of them. Answer is D. जी यहां तक तो क्वेश्चन ठीक लगे, सैटिस्फैक्टरी, अच्छे से हो सकता है. नेक्स्ट, which of the following industry is most likely to be monopolistically competitive? देखो ऑटोमोबाइल आती है ओलिगोपॉली में, स्टील भी उसी में आती है, इलेक्ट्रिकल जनरेशन भी उसमें आती है, गाड़ी की रिपेयरिंग का कुछ पता नहीं, घर घर में खुला हुआ है, so many repairers are there, monopolistic. तो कईयों के आंसर डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, बाकियों से कंपेयर करके आंसर देना है, ठीक है. नेक्स्ट 22. Some economists have suggested that oligopolists tend to maintain stable prices. अच्छा, stable prices कौन सा मॉडल ये प्रोवाइड करता है उनका बिहेवियर? दे मेंटेन स्टेबल प्राइसेस. देखो प्राइस लीडरशिप में क्या होता था, all of them used to make a group and one person used to decide the price. दूसरा भी is the same, centralized cartel. Prisoner's dilemma हमने किया नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है. किंग डिमांड कर्व ओलिगोपॉली के साथ डायरेक्ट रिश्ता रखता है. आंसर इज डी. ऑनलाइन किड्स क्लियर? Next, which of the following is a zero sum game? It's a new word for you, new terminology. समझ लो इसको क्या होता है. Zero sum game. Suppose we are playing some game. ये गेम प्ले से वर्ड आया, ठीक है. सपोज हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें एक ही चीज है सेंटर में, या तुम जीतोगे या मैं जीतूंगी, दो ही बंदे हैं. इफ यू विल लूज आई विल विन, इफ आई विल लूज यू विल विन. और जो चीज हमने सेंटर में रखी हुई है वही हमारा गेन या लॉस है, तो जो मैं विन करूंगी वही तुम्हारा लॉस है. तो जीरो सम गेम होता है बच्चे कि लॉस एंड द गेन ऑफ बोथ द पार्टीज इज इक्वल. इफ आई लॉस्ट 50,000 यू गेन्ड 50,000, दैट इज व्हिच गेम? जीरो सम गेम. The term is used in gameplays where two players can lose or win equally. That is, one wins, other loses. Therefore, loss is equal to gain. Loss of one is equal to gain of other. तो अगर हमने 50,000 की कोई शर्त लगाई है दो लोगों ने, तो मैं कह रही हूं मैं 50,000 जीत गई, वो कहेगा मैं 50,000 हार गया, तो हमारा लॉस या गेन की वैल्यू इट इज इक्वल. तो दैट इज नोन एज जीरो सम गेम. तो बेटा जीरो सम गेम मार्केट में कहाँ देखा जाता है? When we are competing with each other. कंपटीशन में अगर कस्टमर मैं ले गई तो कस्टमर तुमने छोड़ दिया, कस्टमर मेरे पास आ गया, वो ऑर्डर मेरे पास आ गया, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था वेडिंग का, वो मेरे पास आ गया, तुम्हारे पास नहीं आया. वी बोथ वर टारगेटिंग फॉर दैट, हम दोनों ने कोटेशन भरी थी. सो इफ आई गॉट द ऑर्डर यू लॉस दैट ऑर्डर. दैट इज व्हिच गेम? जीरो सम गेम. तो जीरो सम गेम किसमें देखा जाता है बच्चे? कॉम्पिटिशन में. इज दैट क्लियर? Is that clear everyone? Next 24. ये तो आता होगा सबको. ट्रांसफर पेमेंट कौन सी नहीं है? ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती थी? वन साइडेड. तो वन साइडेड कौन सी नहीं है? डन. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. हाँ जी बेटा, क्या होता है? क्या मार्क किया है तुमने? क्या आंसर मार्क किया? सी. क्यों? बिल्कुल, नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है ना, और रियल को हम क्या करते हैं? इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, राइट. इसका आंसर सी आना है. इसकी आंसर की ठीक कर लो. आंसर की में इसका आंसर बी गिवन है, इसका आंसर सी ही है, ठीक है. तो इसका जो आंसर की आपको बेटा भेजा गया है
उसका 25th में आंसर ठीक कर लेना। आंसर इज सी, बी नहीं है। नेक्स्ट 26, रिसेशन इज अ डिक्लाइन इन, देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का गिरना तो रिसेशन तो नहीं होगा, वो तो बेटरमेंट हो जाएगी। इन्फ्लेशन रेट चलता जाए तो वो तो रिसेशन नहीं होती, वहां तो डिफ्लेशन होती है। अब आगे ये कहानी, रियल जीडीपी या फिर पोटेंशियल जीडीपी। रिसेशन जो जनरली देखा जाता है बच्चे, रियल जीडीपी तो मार्केट में नहीं होती, वो तो तुम लोग ढूंढते हो। रियल जीडीपी इज नो वेयर इन द मार्केट, you find that, and potential GDP is your target which you want to achieve। तो potential GDP तो estimate हो गया, वो तो actual figure है नहीं। तो actual figure क्या है? real GDP। तो अगर तुम्हारी real GDP बहुत लंबे समय तक गिरती नजर आ रही है तुम्हारी कैलकुलेशंस में, तुम क्या मानोगे कि there is going on recession। तो आंसर इज बी। पोटेंशियल जीडीपी होती है बेटा व्हाट यू वांट टू अचीव, दैट इज एन एस्टिमेट ना। तो एस्टिमेट मेरा अचीव नहीं हुआ तो वो सिचुएशन रियलिस्टिक नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? अब सपोज आपका टारगेट है, आपके 90 मार्क्स आए, पेपर ही इतना टफ आया कि हाईएस्ट ही 65 गए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप बोलोगे कि मेरी रिसेशन हो गई जी, या मेरी तो परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर थी? तुमने 62 भी लिए तो यू अचीव समथिंग, क्योंकि हाईएस्ट ही उसमें वैसे गए हैं। यानी तुम्हारे टारगेट को मैं कभी भी तुम्हारी परफॉर्मेंस का डाउन या अप नहीं कह सकती। आई हैव टू कंपेयर इट विद व्हाट इज गोइंग ऑन इन रियलिटी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 27 कह रहे हैं अपनी रियल इनकम को ढंग से मुझे मेंटेन करना है, तो नॉमिनल इनकम के लेवल तक रखना है, तो क्या करूं? नॉमिनल और रियल किस वजह से फर्क में आते हैं? प्राइस इंडेक्स की वजह से। तो प्राइस इंडेक्स को जितनी जितनी इनकम बढ़े उतना उतना इंडेक्स भी बढ़ाते जाओ, तो मेरी रियल जीडीपी लाइन में चलेगी। ओके, नेक्स्ट, इफ जीडीपी गैप इज पॉजिटिव, व्हाट इज जीडीपी गैप? पोटेंशियल माइनस रियल। ठीक है, तो ये गैप पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, यानी तुमने जो एक्सपेक्ट किया था तुम्हारी जीडीपी उससे अच्छी निकली, वही होगा जीडीपी का गैप का होना पॉजिटिव। So your actual is greater than the potential. You deserve good results. Online clear? 29 गवर्नमेंट कौन से गुड्स की प्रोविजन बनाती है जो जनरली मार्केट में बाकी दुनिया करने के लिए कतराती है, क्योंकि बाकी लोगों को इससे प्रॉफिट नहीं मिलता? तो पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक गुड्स और गुड्स ऑफ मेरिट, एसेंशियल्स, सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन। तो यहाँ पर बाकी सब प्रॉफिट कमाने आते हैं, पर सरकार कहती है हम दे देंगे। ठीक है, ये तो आता होगा। 30th क्वेश्चन, इट इज व्हाट? ये क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना, बस ठीक है। 30 का आंसर इज सी। Good taxation system should be what? हाँ, फाइनेंस पब्लिक सर्विसेज। प्राइमरी डेफिसिट कैसे ऑब्टेन होता है? फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। कैम्ब्रिज इक्वेशन हमने करी थी, वैल्यू ऑफ मनी इज डिपेंडिंग अपॉन डिमांड फॉर मनी। डायरेक्ट क्वेश्चन। 34 ये तुम्हारा उसमें से आ गया जो तुम इंस्ट्रूमेंट्स किए थे। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी राइजेस, रेट कम होगा तो ही तो डिमांड बढ़ेगी ना। ठीक है, 34 का आंसर इज बी। सेंट्रल बैंक ने जब क्रेडिट एक्सपैंड करना है तो वो क्या करे? सबको सी भी लग रहा होगा, है ना, सी और डी। ठीक है, इसमें भी बेटा एरर है, बुक में तुम्हारा जो आंसर किया है उसमें डी इज द आंसर, क्योंकि डी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, बट सी भी ठीक है।
ये मिसप्रिंट समझ लेंगे हम इसको, इंक्रीज इन बैंक रेट लिखकर इस ऑप्शन को बाहर निकाल दो। अदरवाइज आपको हमने कराया ही था कि जब बैंक रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक्स कैन टेक लोन्स इजीली, so more credit can be expanded, so lowering the bank rate and even OMO का purchase side both will increase credit। तो यहाँ पर इसको मिसप्रिंट मानते हुए हम डी को आंसर मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इंक्रीज द बैंक रेट। और जिन बच्चों ने सी मार्क किया है करेक्ट कर लो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज बोथ आंसर्स आर करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट, डी इज ऑल्सो करेक्ट। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कौन सा नहीं है बेटा? ये इजी है, बैंक रेट, ठीक है, सबने कर लिया। ये हमने चैप्टर में किया था ट्रेडिंग में। अपने गुड्स को मार्केट के ऑनगोइंग प्राइसेस से सस्ते बेच रहे हो, यानी यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज दोज गुड्स सेल इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, यू आर ट्राइंग टू डंप योर गुड्स देयर। कराया था डंपिंग, चाइना इंडिया का एग्जांपल देके, डंपिंग मतलब मेरा टारगेट या पैसा कमाना नहीं है, मेरा टारगेट है मार्केट कैप्चर करना। हाँ जी, कंपैरेटिव एडवांटेज किया था हम लोगों ने, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, थ्योरीज ऑफ ट्रेड में। तो क्या कहती कंपैरेटिव एडवांटेज? कि कंपेयर करो कि मेरा ये गुड अगर दूसरे देश में बनना होता तो कितने का बनता, और या मैं अपनी वाले रिसोर्सेज कहीं और लगाती तो मुझे कितने का बेनिफिट होता। दिस इज कंपैरेटिव एडवांटेज व्हेन वी कंपेयर। तो कंपैरिजन में वी ऑलवेज टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सी। What you make and what you sacrifice, answer is C। 40 लमसम टैक्स पर यूनिट लगा देते हो लमसम कि 2000 पर यूनिट, 1500 पर यूनिट, तो दैट इज अ वैल्यू फिक्स्ड स्पेसिफिक टैरिफ। फोर्टी तक कितना कुछ करेक्शन हुई है। परफॉर्मेंस अपनी जज करो साथ साथ। एट गलत है, 5 गलत है। गलत वालों को ध्यान रखो कि अगर श्योर नहीं हो करो ही मत, क्योंकि जो नहीं करके आएगा वो फिर भी ज्यादा नंबर ले जाएगा जो गलत करके आएगा उसके कंपैरेटिव। काइंडली कीप दिस इन माइंड, ठीक है। पहले हर तरह का एफर्ट करो कि आंसर अरेंज हो जाए, और अगर अरेंज नहीं हुआ सो डोंट डू इट। और अरेंजमेंट के सोर्सेज भी चेक कर लेना कि वो करेक्ट हो। नेक्स्ट 41, की इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन से क्या होती है? मेरी करेंसी चीप हो जाती है रिलेटिव टू दी अदर करेंसीज। फोर्टी टू, सेफगार्ड ड्यूटी कब लगाते हैं? जब दूसरे देशों से खतरा होता है उनके गुड्स का, कि वो हमारे गुड्स को बहुत डंप करेंगे, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री डैमेज होएगी, उनका पूरा कैप्चर हो जाएगा अपनी मार्केट में। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। फोर्टी थ्री, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या थी? सीवीडी अलाउ होता है ना, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी देते हैं ताकि आपका जो भी है परफॉर्मेंस अगर आप अच्छी कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली वी विल प्रोवाइड यू। तो एक्सपोर्ट्स के लिए जो हम सब्सिडीज वगैरह देते हैं, अगर मैं ये जज कर लूं कि सब्सिडीज का देना इज बेनिफिशियल फॉर द नेशन, आई विल गिव द सीवीडी। हाँ बेटा, नो, जब दोनों है तो बोथ। हाँ तो दोनों बोथ। इसमें ये लॉ वाला कंडीशन नहीं है, लॉ में और एंड का मीनिंग होता है, इसमें और एंड का मीनिंग नहीं। बोथ थिंग्स मतलब डोंट कंसिडर दिस कि बोथ टुगेदर या आइदर ए और बी, वो लॉ वाला सिस्टम नहीं है। लॉ में तो होता है ना एंड वर्ड आ गया तो दोनों साथ ही होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
कंडीशंस, यहाँ वो नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइंस को ध्यान से पढ़ो, कंटिन्यूटी में है, क्वांटिटी इंक्रीज में आ रही है। अब वो इंक्रीज क्वांटिटी आ भी रही हो पर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो फिर मैं क्यों लगाऊंगी ड्यूटी? हो सकता है मेरे देश को जरूरत हो। इंक्रीज क्वांटिटी आना अगर खतरनाक है तो लगानी, तो ए एंड बी। ओके, सीवीडी के लिए क्या आएगा बेटा? तो अगर मेरे को सारा जज करना है सब्सिडीज का, इंपोर्ट पर इफेक्ट, एक्सपोर्ट पर इफेक्ट और उनकी परफॉर्मेंसेस, सो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, terms of trade in developing countries are generally unfavorable because, मतलब जो बेचारी कंट्रियां अभी डेवलप कर रही हैं, क्या उनकी कोई बात सुनेगा? उन पे तो अपने टर्म्स हम लोग खुद ही इंपोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो बेचारे इंडस्ट्रीज वहां है नहीं और उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारे वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो दे आर एक्सपोर्टर्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। दैट इज व्हाई उनकी ट्रेडिंग उनके अकॉर्डिंगली नहीं हो पाती, दे आर बाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। डन। नेक्स्ट, मोस्ट टेरिफ्स हैव बोथ इफेक्ट्स। कई टैरिफ हम पैसों के लिए करते हैं, कई टैरिफ हम प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। 46, एफडीआई कहते हैं प्रायर अप्रूवल चाहिए, नहीं होता प्रायर अप्रूवल इसमें। ऑटोमेटिक रूट से अगर आए, एक ऑटोमेटिक रूट होता है और एक अप्रूवल रूट होता है, ऑटोमेटिक रूट में अप्रूवल नहीं चाहिए होता। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा, इन्वेस्टर्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द रीजनल ऑफिस रिगार्डिंग these procedures of receiving the amount, ये बात भी ठीक है। so both 1 and 2। what is GDR? कोई दूसरे कंट्री के बैंक तुम्हारे कंपनी के शेयर के रिस्पेक्ट में तुम्हें कोई अमाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स इशू कर दे, तो वो क्या है? GDRs। तो GDR में आ जाएगा एनी ओवरसीज बैंक। अगर क्वेश्चन होता अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR, तो वो डॉलर में होता। ठीक है, ADR ऑलवेज इन द डॉलर्स। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक का इंटरफेरेंस, मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? हाँ जी, क्या आंसर किया इसका? डी। क्या आंसर किया बेटा? अटेम्प्ट नहीं किया? क्या आंसर किया? अटेम्प्ट नहीं किया? ऑनलाइन क्या आंसर किया इसका? बी और इसका आंसर बी रहेगा। आंसर की में डी गिवन है, उसे करेक्ट कर ले। कह रहे लॉन्ग रन में प्रोडक्टिव कैपेसिटीज अज्यूम्ड टू बी गिवन। गिवन का मतलब कांस्टेंट, तो लॉन्ग रन ही तो पीरियड होता है जब मैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा सकती हूँ। तुम कैसे कहोगे कांस्टेंट है? लॉन्ग रन में ओनली आई कैन हैव न्यू मशीनरी, न्यू प्लांट, न्यू फैक्ट्री, न्यू डिविजन, तो माय प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड। इसका आंसर बी है, आंसर की में डी है, वो गलत है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, डन। 51 भी इजी था। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या किया इसका आंसर? डी। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज अ काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली। डेप्रिसिएशन से क्या होता है? वैल्यू कम होती जाती है, जब वो बिकेगी उतनी वैल्यू डालोगे तो नई मशीन आएगी ना, तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट।
जो पैसा टैक्स वैक्स भर के मेरी पॉकेट में बच जाता है वो कौन सा होता है? सारा पैसा जो बोरो किया वो क्या होगा? काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी होगी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। साइक्लिकल हो गए बिजनेस फ्लक्चुएशंस। काउंटर साइक्लिकल मतलब वो पॉलिसी जो इन साइक्लिक फ्लक्चुएशंस को ठीक ठाक करे, यानी स्टेबलाइज करे। स्टेबलाइजर, आंसर इज बी। अंजलि, आर यू नॉट वेल बेटा? अंजलि, are you not well? What happened? हाँ जी बच्चे, 55 तक सारे क्लियर। नेक्स्ट 56। कोई नहीं, रिलैक्स। फिफ्टी सिक्स। Which investment is more susceptible to capital flight during times of economic instability? Capital flight मतलब sudden increase in investments, ठीक है। FDI तो होता है when we invest through major companies investment, और FPI क्या होता था? जब कोई भी आम बंदा किसी भी कंट्री में पैसा लगा देता है, तो किसी को कंपनी को खरीदना इज अ मेजर डिसीजन, वो सडनली चेंज नहीं होते। पर एफपीआई हम आम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स रूटीन में खरीदते बेचते रहते हैं। सो व्हाट इज मोर अनसर्टन? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, $57. Concept of animal spirit in Keynesian theory refers to psychological factors। है बुक में डायरेक्टली। ये बुल बियर जो किया था उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली किया। मिस्टर अमित स्टॉक मार्केट ट्रेडर, उसे कोई अंदर की इंफॉर्मेशन आ जाती है और उस हिसाब से वो अपने डिसीजंस बदल लेता है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जब आपको कोई अंदर की खबर मिल रही है, वो खबर might be true, might be false, it might work in what way you have received, it is asymmetric. Okay, next 59. 59 किया किसी ने अटेम्प्ट इसको? डी, इसको अंडरलाइन कर लो, मतलब इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पंप प्राइमिंग। Sometimes MTPs give us certain questions which are not done anywhere, तो वो भी हमारे लिए हेल्प हो जाती है कि we get a particular type of question. Pump priming 59. What is pump priming means? यही इसकी डेफिनेशन। What is pump priming? जब एक वन शॉट बिगर अमाउंट इंजेक्ट करे गवर्नमेंट थ्रू द स्पेंडिंग इन अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी विद द नेम ऑफ boosting their confidence, then that process is known as pump priming. ठीक है, न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, इसको मार्क कर लें। अच्छा, ये तो हो गया होगा। 61 एम्बार्गोस कराया हुआ है। 62 लेबर थ्योरी, न्यू ट्रेड थ्योरी पॉल क्रुगमैन की क्या कहती थी? लेबर थ्योरी। आप देख रहे हो क्वेश्चन कोई घुमा फिरा के नहीं आ रहे हैं, मैक्रो वाले तो सीधे साधे हैं। ये थ्योरी किसकी, इसका मतलब क्या, समझ रहे हो? सो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर। और नेशनल इनकम में ज्यादा सिर दर्द मत करवा लेना, तुम्हें पता लग गया लेवल।
प्रैक्टिकल्स नहीं आने वाले, ठीक है। आ भी गया तो आई होप तुम सबको आता है, कर लोगे। सेलर के नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस किसमें? रेलवेज एग्जाम्पल ऑफ। डिमांड कर्व मोनोपोलिस्टिक का ज्यादा इलास्टिक है बिकॉज ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स। लैगिंग इंडिकेटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इंडियन एग्रीकल्चर मॉडर्न कब से हो गया? ये भी ठीक है। पॉजिटिव चेंज इन देयर एटीट्यूड भी ठीक है। कल्टीवेशन क्रॉपिंग सारा कुछ ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कहां से पढ़ा था? प्रॉफिट का कौन सा कंपोनेंट होता है? ऑल ऑफ द अबव। एडीएएस जब लेवल में आ जाए, इफेक्टिव डिमांड, इक्विलिब्रियम डिमांड नहीं, इफेक्टिव। इक्विलिब्रियम डिमांड नहीं ना हो सकता, दैट इज इक्वल मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, दिस डिमांड इज इफेक्टिव because we are talking about full employment level. Institutional framework of an economy, हाँ, laws and regulations, procedures. Internal causes of business cycle, all of the above. External में तो war वगैरह थे, तो यहाँ internal external का मतलब है कंट्री को लेकर, तो ये कंट्री के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। ओके, हॉटरी का ट्रेड साइकिल क्या कहता था? इट्स अ मॉनेटरी फिनोमेना। फ्लक्चुएशन किस वजह से होते हैं? पैसों की वजह से। सेलिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट की डिस्टिंक्शन किसने दी थी? बुक्स में है, शेमरलिन। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड? फोकस, मैंने अंडरलाइन करवाया हुआ एक एक लाइन, लर्न कर लेना उसको। एनवेलप कर्व, कलेक्टिवली पीक और ट्रॉफ को क्या बोलोगे? ठीक है, ई नाम क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड जो एग्रीकल्चर के लिए बनाया जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीकल्चर कमोडिटीज ढंग से चले, बोथ ए एंड बी। ये रैंक वाला किया। अब इससे हमारा ये चेक हो गया कि जो किताब में हमें रैंक्स हैं वो अपडेटेड है, ठीक है, क्योंकि आंसर की भी हमारी यही कह रही। नीति आयोग वर्क्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। सेबी, एफडीआई के 3 कंपोनेंट्स। मोस्ट फेवर्ड नेशंस पर कौन सा टैरिफ लगाते हो? अप्लाइड टैरिफ। क्योंकि जो टैरिफ तुमने सोच लिया वही उस पर लगेगा, क्योंकि दे आर मोस्ट फेवर्ड नेशंस ना। अप्लाइड टैरिफ। मनी कॉस्ट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। सब डायरेक्ट है बच्चे क्वेश्चंस। फर्स्ट मूवर एडवांटेज थ्योरी is related to new trade theory. Reverse repo rate is कौन सा वाला? बी या सी? बी। कहने का मतलब वो मनी लेंड नहीं कर रहा, एक्चुअली में मनी डिपॉजिट कर रहा है। रिवर्स रेपो रेट में यही होता है ना कि वी गिव यू अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तुम आके पैसा जमा करा जाते हो, तो डिपॉजिट कर रहा है, तो काइंड ऑफ लेंडिंग हो गया। इनडायरेक्टली समझोगे तो बी इज आंसर। हाँ जी, 86 कस्टम यूनियन। 87 डेवलपिंग। मनी सप्लाई डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है?
इनिशियल डिपॉजिट के साथ कि नहीं? कैश रिजर्व रेशियो का क्या रिलेशन है? इनवर्स। और मनी बेस यानी इनिशियल डिपॉजिट के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। बी, रिजर्व मनी सप्लाइड बाय फर्म मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन अनरिलेटेड बिजनेस, पूरी लाइन ही बदल दी, कॉन्ग्लोमरेट। ग्रॉस वैल्यू मेथड इज एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय consumer price index is to be calculated once in a month. Producer is in equilibrium at a point where the cost line is tangent. Break even points occur when break even, ठीक है, deficient demand leads to लीडिंग इंडिकेटर कौन सा नहीं है? प्राइम रेट, कि रेट तो बाद में चेंज होते हैं, ठीक है। डर्टी फ्लोटिंग इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तुम देख रहे हो क्वेश्चंस कितने डायरेक्ट आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट? ऑल ऑफ द अबव। On basis of volume of business, market can be classified as U-shape, मिसप्रिंट है, ठीक है। आंसर इज ए। कौन सी कॉस्ट यू शेप नहीं है? क्योंकि एवरेज कॉस्ट भी यू शेप होती है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होती है, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो आंसर का जो आंसर तो बचेगा ए ही, ऊपर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, नॉट यू शेप। ओके, मार्क्स निकालो जरा, कितने कितने आए हैं अपने अपने। इसके बाद ना तुम्हें एमटीपी 2 भी आ गया होगा। ये तो एमटीपी 2 था, फर्स्ट एमटीपी। इसके बाद रिसीव हुआ है बच्चे, देखो ऐप के अंदर। हैव यू रिसीव्ड दिस? यस और नो, चेक करो जल्दी से। ये वाला एमटीपी स्टार्ट सॉल्विंग, साथ साथ करेंगे इसको। देखो हमने 2 घंटे का पेपर डिस्कशन करके 1 घंटे में किया। वहां तो हमें तो डिस्कशन करनी नहीं है किसी के साथ, हमारा आराम से पेपर सॉल्व हो सकता है। So I will be discussing this second MTP also. इसके important questions आप लोग अपने marks ग्रुप में सेंड कर दो, मैसेज कर दो, so that we can make a mark list. और उसके बाद start solving this. We will discuss it side by side. साथ ध्यान रखते रहना।
मैम हाँ जी glossary करनी है। बेटा, you can go through that because you can find in the MTP section कि you are finding questions regarding what word means what. Okay. तो अगर ग्लॉसरी हम पढ़ लेंगे एक बारी तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। रादर उसमें मेजरली वर्ड्स हमने चैप्टर्स में कवर किए हुए हैं, बट फिर भी सम न्यू वर्ड्स माइट बी देयर, इसीलिए मैंने ग्लॉसरी आपको पहली क्लास में बोली थी कि लर्न करने के लिए। रादर एक रीडिंग ही देना है, रट्टा तो नहीं मारना। आपको एक सेंस पता होना चाहिए कि ये वर्ड का ऐसा मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है। इन दैट सेंस यू कैन गिव अ क्विक रीडिंग। ओके बेटा, एमटीपी सीरीज 1 द सेकेंड एमटीपी सबके पास आ गई? आंसर की भी है इसका, डिस्कस करते हैं साथ साथ। पहला क्वेश्चन, जो एफआरबीएम एक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एलिमिनेट फिस्कल डेफिसिट। सेकेंड, कॉन्ट्राडिक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी, सॉरी, दो तरह की पॉलिसीज थी ना, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में हम खर्चे बढ़ाते हैं और कॉन्ट्रैक्शनरी में हम खर्चे कम करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। खर्चे कम करो, टैक्सेस बढ़ाओ। हु गेव द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस? रिचर्ड मस्ग्रेव। Again, another MTP is also showing you what kind of questions can come. So name of economists, dates, word meaning is much important in the later chapters. Clear? Stabilization function. गवर्नमेंट के फंक्शंस किए थे। स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या करता है? ओवरऑल आउटपुट एंड इनकम मैनेज करता है, इन्फ्लेशन लेवल मेंटेन करता है, इंटरनेशनल पेमेंट्स का भी बैलेंस रखता है। ऑल ऑफ दी अबव। Which of the following is an example of market failure? Externalities. Which of the following is an example of market failure? Externalities. सिक्स क्वेश्चन करो। कह रहे हैं जब हम लोग पोल्यूशन कॉजिंग एक्सटर्नैलिटीज की बात करते हैं तो कौन सी कंक्लूजन हम जनरली ड्रॉ नहीं करते? हमारा इसमें मेन कंसर्न ये रहता है कि दीज पोल्यूशन क्रिएटिंग गुड्स दे आर डैमेजिंग आवर सोसाइटी इन व्हाट एक्सटेंट। वो महंगे हैं या सस्ते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं होता। सो प्राइसेस उनके हाई हो या लो, दैट इज नॉट माई कंक्लूजन। माई कंक्लूजन इज कि दे आर कॉजिंग डैमेज टू द सोसाइटी। इनका रिसाइकल या रीयूज करेंगे तो कुछ ऐसा रिलीज होगा जिससे और नुकसान हो सकता है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है? और इनको डिस्पोज ऑफ करना अगर सस्ता पड़ता है तो फिर ढंग से डिस्पोज ऑफ करो। क्लियर? आंसर इज ए। प्राइस का हमारा कोई लिंक नहीं है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर? पढ़ो जरा। इम्परफेक्ट आगे दूसरी साइड, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। इस इम्परफेक्ट साइड में आप मोनोपोलिस्टिक को लेकर चल सकते हो, क्योंकि मोनोपोली और ओलिगोपोली तो खुद ही एक अलग स्ट्रक्चर है। तो इसमें आएगा आंसर ए, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं
लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स से क्या होगा, यू कैन नॉट कंट्रोल, दे आर प्राइस टेकर्स ना पार्शली, ठीक है। एट्थ, कंपटीशन को इनकरेज करने के लिए कौन सी पॉलिसीज देखी जाती है? कंपटीशन बढ़ाना है तो इनकम टैक्स का कोई रोल है? आपस में ट्रेडर्स का कंपटीशन बढ़ाना है तो व्हाट इज द रोल ऑफ इनकम टैक्स हियर? एनी रोल ऑफ इनकम टैक्स? बाकी सारी पॉलिसीज कंपटीशन को प्रमोट कर सकती हैं। कोई पर्टिकुलर फर्म कुछ कर रही है उसको डीरेगुलेट करना मींस टू लिबरलाइज, टू गिव रिलैक्सेशंस, लाइसेंसिंग वगैरह कम कर सकते हो। एंटी मोनोपोली रेगुलेशंस जो तुमने किया था कंपटीशन एक्ट 2002, और एक एक्ट जो अबॉलिश किया था एमआरटीपी एक्ट, तो ये सारी चीजें ट्रेड को प्रमोट करती हैं, पर यहां कहीं भी इनकम टैक्स का लेना देना नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, हु डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, सबको पता होना चाहिए। जोएल डियान, ये तो बुक में पहले में अंडरलाइन हुआ था। मार्शलियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन, मार्शल की थ्योरी किस पर बेस्ड है? एडिटिव यूटिलिटीज, टीयू निकालते हो ना, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, तो बोथ, आंसर इज 11। अपने प्रोडक्ट की क्या एनालाइज करती है एक फर्म सारा दिन? डिमांड। My entire focus is on analyzing the demand for my product. ऑप्टिमल चॉइस करके कंज्यूमर क्या हासिल करना चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वो तो सी में भी लिखा था, पर डी इज मोर अप्रोप्रिएट, सब्जेक्ट टू माई टेस्ट एंड प्रेफरेंस। 13, desire or need or choice or preference of order, they are the same thing or not the same thing? Demand and desire is same thing or not the same thing? Not the same thing. किया था ना, उस पे कहाँ ऐड होना चाहिए? Capacity to buy, purchasing power. Demand for labor in response to wage rate is which demand? डायरेक्ट डिमांड, वेजेस बढ़े मेरी डिमांड बढ़ गई, डायरेक्ट डिमांड। पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्राइस बढ़ा जिसकी वजह से लेबर को हमने ज्यादा इंस्टॉल करवाया अपने पास ताकि हम काम कर सके, तो लेबर की डिमांड उसकी वजह से नहीं बढ़ी है, किसी और की वजह से बढ़ी है, डिराइव डिमांड, डायरेक्ट एंड डिराइव्ड। ओके, 15 पढ़ो। असर्शन क्या कह रही है? प्रोड्यूसर ऑपरेट्स इन स्टेज 2, ये करेक्ट है। रीजन क्या दे रहे हैं? इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3 एमपी ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव, मतलब जो कंट्रीब्यूशन होती है ऑफ एवरी एडिशनल फैक्टर वो पहले से कम आती है, तो स्टेज 3 में तो नेगेटिव ही रहेगी, राइट? तो फिर ए और आर क्या हो गए? बोथ करेक्ट, and it is the correct reason कि every additional labor is going to contribute lesser than the previous, so answer is B. बताओ, खुद करो इसको। इनइलास्टिक डिमांड, फाइंड आउट दिस। 17, प्राइस बढ़ा है, इलास्टिसिटी गिवन है, एक्सपेंडिचर मेड ऑन कमोडिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज।
सम करने बैठ गए। एक्सपेंडिचर मेथड है ना, एक्सपेंडिचर, उसका क्या रूल था, प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, यानी तुमने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, तुम हो इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब इज लेस देन 1, ये क्या है, लेस देन 1, तुम कौन हो, तो एक्सपेंडिचर को क्या होगा, बढ़ेगा ना। सम सॉल्व करने नहीं बैठ जाना बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर के रूल्स लगाओ। हाँ जी 18, ये तो बहुत इजी है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड एंड नॉट लेस ऑफ द अदर, ये करवाया हुआ है कि हमको ऐसे खरीदना है कि एटलीस्ट एक का तो ज्यादा क्वांटिटी मिले और दूसरे की भी कुछ कम ना हो। डी 19th करो। I will buy same amount of vegetables, ठीक है, 20, ध्यान से देखो 20 को, डी इज द डिमांड कर्व, ओके। कह रहे ये वाला एरिया क्या है, बताओ, इतना प्राइस है और ये क्वांटिटी तुमने डिमांड करी, तो ये एरिया क्या P इंटू क्यू नहीं हो गया, इज दिस एरिया P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, इनमें से क्या होता है, रेवेन्यू दिया। तो ये क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं है किताबों में, दे आर जजिंग योर नॉलेज, ओके। नेक्स्ट, MR ऑफ अ फर्म इज कांस्टेंट, किसमें MR कांस्टेंट होता है बेटा, परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस फर्म किसका है, फीचर, ऑलिगोपोली का। जीडीपी की जो लिमिटेशन क्या है, एज अ इकोनॉमिक मेजर वेलबींग, इट डज नॉट अकाउंट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हमें ये नहीं पता रिच सेक्शन पुअर सेक्शन कहां जा रहा। 25, if GDP is greater than GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या ऐड हो जाता है, डी से नेशनल में जाने के लिए क्या करते हो, यही ऐड होता है ना। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या ऐड होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब तुम्हारी जीडीपी जीएनपी से बड़ी आ रही है, जीएनपी कैसे निकलता है, जीडीपी प्लस दिस, तो अगर ये माइनस में होगा तभी तो जीडीपी बड़ी फिगर आएगी। जीएनपी इज जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीडीपी बड़ी फिगर कब आएगी, जीएनपी से, अगर ये वाला एरिया नेगेटिव में होगा, तो व्हेन यू हैव अ ट्रेड डेफिसिट, ओके, यूज योर लॉजिक्स। हाँ जी 26, परचेज कर रहे हैं मार्केट से तो पैसा जाएगा मार्केट में, इंक्रीज।
27 M1 मेजर में क्या इंक्लूड होता है? सेविंग डिपॉजिट्स। 28 वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट का क्या पर्पस है? टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। Which of the following is an automatic stabilizer in the budget? जो ऑटोमेटिकली सब कुछ स्टेबलाइज कर देता है। देखो ये तीनों तो मुझे करने पड़ेंगे डेलिबरेटली, पैसा खर्चना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना। पर अगर मैं सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तुम्हें सिर्फ बेनिफिट्स अनाउंस कर दूं, सिर्फ अनाउंस कर रही हूं मैं कि यू विल बी गेटिंग free jobs, those who are unemployed will get this much minimum wages at home, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट जो मैंने अनाउंस किए ऑटोमेटिकली सर्कल में बेनिफिट्स आ गए, तुम्हारे हाथ में पैसा आया, तुमने जॉब्स ढूंढनी शुरू करी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, खर्चे करने शुरू करोगे, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ओके, ऑटोमेटिकली मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर बाकी तीनों में मुझे एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन इज रिक्वायर्ड, और इसमें कोई एक्शन की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30th। हाँ जी, कौन सी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी। ये रिपीट हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन। मार्केट सिस्टम से रिसोर्सेज एलोकेट करोगे तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? ऑल ऑफ द अबव। इट्स अ प्लान्ड इकोनॉमी बिकॉज सोशलिज्म है, डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग है, और इसमें बैलेंस ग्रोथ है। 35th, कौन सा सेंट्रल इशू नहीं है? इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ग्रोथ भी है। कंज्यूमर की चॉइसेस कोई मैक्रो का मैटर नहीं है, आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? ओ अगेन द सेम क्वेश्चन, अभी किया ना हमने। ठीक है, in very long run ADS model, if AD curve shifts to the left, डिमांड शिफ्ट हो गई लेफ्ट को, डिमांड कब शिफ्ट होता है? अगर लेफ्ट को सप्लाई में कोई चेंज नहीं है तो क्या होगा? सप्लाई में चेंज नहीं है तो आउटपुट उतनी रहेगी, पर डिमांड कम होने से प्राइस कम हो जाते हैं। सी। Concept of diminishing marginal returns implies that C. Output increases but at which rate? Decreasing rate. जिन कंट्रीज के सेविंग रेट हाई होते हैं उनके ग्रोथ रेट भी हाई होंगे। क्यों? Because higher savings allow for more investments. 40th क्वेश्चन ट्राई करो। Try this question, question number 40. देखो बेटा, तुमने एक नया घर बनाया,
नया घर बनाना इज इन्वेस्टमेंट। तुमने पुरानी गाड़ी खरीदी तो यूज्ड कार, सेकेंड हैंड कार्स बार बार तो काउंट नहीं होती नेशनल इनकम में। गाड़ी एक बार ही बन चुकी है, इससे कुछ भी नहीं, ग्रोथ में कुछ इफेक्ट आया नहीं आया। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये फाइनेंशियल सेक्टर का पॉइंट है, फाइनेंशियल एसेट्स, तो हमें याद है कि हम शेयर्स को, फाइनेंशियल एसेट्स को भी बार बार काउंट नहीं करते। मेरे नाम से तेरे नाम चढ़ गया, कुछ नया तो नहीं बना। तो क्या कोई गवर्नमेंट परचेज या कंजम्पशन वगैरह साइड में कोई इंक्रीमेंट आया? नहीं, ओनली इन्वेस्टमेंट वेंट अप। सिर्फ नया घर बना, इन्वेस्टमेंट हुई और कुछ नहीं। ठीक है, 41 देखो। सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए? पहली बात तो उसको करनी चाहिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस, स्टेबलाइज के लिए आरबीआई यही करता है, बाकी दोनों उसके पार्ट में नहीं आते, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या कंट्रोल होती है, डिमांड या सप्लाई? ये मनी की बात नहीं हो रही, मनी सप्लाई वर्ड अलग होता है, एग्रीगेट सप्लाई सोसाइटी की तरफ से ऑफ गुड्स की होती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंट्रोल करके इकोनॉमी को मुझे स्टेबलाइज करना है, मनी सप्लाई अप या डाउन होगी? ओपन मार्केट ऑपरेशन से तुम क्या चेंज करते हो? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के अप या डाउन होने से पब्लिक की किस चीज पर असर आता है? डिमांड पर। तो आंसर इज, आई बात समझ? जनता डिमांड करने लगती है ना, इसलिए तो मैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाती हूं। तो मनी सप्लाई बढ़ती है या घटती है, उसके बढ़ने या घटने से किस पर असर पड़ता है? डिमांड पर। मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तुम ज्यादा डिमांड करते हो, इन्फ्लेशन हो जाती है, मेरे को कंट्रोल करना है, एंड वाइस वर्सा। सो डिमांड इज द आंसर। 42, इन्फ्लेशन कब होती है? जब मोस्ट ऑफ द गुड्स का प्राइस बढ़ जाए। 43, क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाई कब कम होगा? सारे फैक्टर्स इवैल्यूएट करो। डी, सारे ऑप्शंस चेक कर लो एक बार। पहला कह रहा है इंपोर्ट इनटू यूनाइटेड स्टेट इंक्रीज, इससे क्या होगा? इंपोर्ट इनटू यूनाइटेड स्टेट इंक्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स में इंपोर्ट का बढ़ना, उनके लिए क्या हो गया? इंपोर्ट है, दे विल पे डॉलर्स, व्हाट विल हैपन? डॉलर बढ़ेगा घटेगा? डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना। हमें क्या बताना है? ये तो नहीं हो सकता। एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट फॉल्स, मुझे ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में तो एक्सचेंज रेट कम हो जाना है, तो मैं क्या करूं? आज ही डॉलर निकाल दूं, सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ी कि नहीं? हाँ या ना? तो ये भी नहीं हो सकता। सी, इंटरेस्ट रेट इन यूनाइटेड स्टेट फॉल्स, हमें लग रहा है वहां तो कोई फायदा नहीं है, पैसा का इन्वेस्टमेंट का रेट फॉल हो रहा है, विल यू इन्वेस्ट मनी देयर? रादर जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो बेच आओगे, डॉलर फिर आ जाएगा। तो ये ऊपर वाले तीनों पॉइंट तो डॉलर को, सप्लाई को क्या कर रहे हैं? तो डिक्रीज कौन करेगा? अगर बाहर के बंदे घूमने ही नहीं आते इधर तो डॉलर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? दे डोंट ट्रैवल मच। लॉजिक समझ आ गया? 44,
क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस किस पे लगाई जाती हैं? दोनों पे लगती हैं। 45 कोई भी मल्टीप्लायर हो बेटा, हमने इनकम मल्टीप्लायर किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज द सेम, दे जस्ट चेंज द वर्ड बिकॉज माई इनकम इज योर एक्सपेंडिचर। इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में क्या होगा? व्हाट आई अर्न इज व्हाट यू स्पेंड, यही होता है ना। तो इक्विलिब्रियम इनकम ढूंढने के लिए हम लोग एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर या इनकम मल्टीप्लायर लगाते हैं। थियोरी ऑफ मर्केंटिलिज्म प्रोपोगेट्स व्हाट? मर्केंटाइल लॉ कराया था इसके अंदर हमने। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। फॉर्मूला बताओ जीडीपी का यूजिंग एक्सपेंडिचर अप्रोच। देखो इधर भी वही आया, पिछले एमटीपी में भी यही था, फिर देख लो, ठीक है, फोकस देख लो अपना। $48 बताओ। बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस, जो पैसा इंडिविजुअल कमाए उसको क्या कहते हैं? और आफ्टर टैक्स को डिस्पोजेबल, ठीक है। मॉडर्न फिएट मनी सिस्टम्स, वैल्यू ऑफ मनी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। गोल्ड और ब्रेटन वुड सिस्टम ये सब तो खत्म हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है, पब्लिक ट्रस्ट पे डिसाइड होता है, क्योंकि फिएट मनी की बात है ना। फिएट मनी क्या होता है? ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट। जो पैसा सरकार ने बोल दिया, रातों रात बोल दिया ये 2000 का नोट ही आज से 2000 का नोट है, फिएट मनी पब्लिक ट्रस्ट से चल रहा है और गवर्नमेंट की अथॉरिटी से चल रहा है। 50th अगेन द सेम क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस एमटीपी, अगेन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ठीक है। क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं? अच्छा ये भी मोर सेंसिटिव, उसमें कुछ और लैंग्वेज में पूछा था, ससेप्टेबल टू द चेंजेस, मोर सेंसिटिव, ओके। मोर इन्फ्लुएंस बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जो गवर्नमेंट रेगुलेशन से इफेक्ट हो, एफडीआई, क्योंकि कंपनीज मर्जर्स के लिए हमें बहुत परमिशंस चाहिए इफ यू आर नॉट थ्रू ऑटोमेटिक रूट, पर मुझे कुछ इन्वेस्ट करने के लिए उतने लाइसेंसेस और परमिशंस की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, पॉलिसी चेंज हुआ तो ज्यादा किस पर असर आएगा? एफडीआई पर। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या बोलता है? सारी स्टेटमेंट्स पढ़ो। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन स्पेंडिंग थ्रू आउट योर इकोनॉमी, जितना पैसा लगा रहे हो कितना मल्टीप्लाई होके आएगा। व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप? is liquidity to maintain money in cash form. B, इंटरेस्ट रेट इतना कम है, मैं बैंक में जमा कराने नहीं जा रही, सारी सेविंग को मैंने क्या कर लिया? होल्ड, जमा कर लिया, जमाखोरी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये तो इजी है, अगेन रिपीट। क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है? रॉ मटेरियल वगैरह मिलता होगा, है ना, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। चलो 59 करके दिखाओ जल्दी से। डू क्वेश्चन नंबर 59। क्या आंसर आया? प्राइस गिवन है, सप्लाई गिवन है, चेंज वाला फॉर्मूला लगाओ।
0.77। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, तो माइनस का तो मतलब ही नहीं है। ए इज द आंसर। 60 टेंजेंट पॉइंट इक्विलिब्रियम कॉस्ट लाइन। 61 मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है? हमारी हीरो वाली कंडीशन क्या थी? एमसी इज इक्वल टू एग्रीकल्चरल गुड्स कौन सी मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं? एंटरप्रेन्योर का कौन सा फंक्शन है बेटा? सारे ही। Which of the following statement is true? See all the questions. For a price taking firm, price taker कौन होती? परफेक्ट कंपटीशन वाली प्राइस टेकर। MR is equal to प्राइस होता है ना, MR is equal to AR, सेम ही तो होता है इनका। 65 का आंसर हो गया बी। कोइंसिडेंट इंडिकेटर क्या होते हैं? इज नॉट इंडिकेटेड एज कोइंसिडेंट। न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब नए ऑर्डर दे रहे हो प्लांट एंड इक्विपमेंट में, तो ये कौन से इंडिकेटर है? लीडिंग इंडिकेटर की प्रोडक्शन बढ़ने वाली है, तो ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर नहीं है। इंडिफरेंस कर्व इज सुपीरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस बाय कंस्टेंसी अज्यूम नहीं करता, इनकम सब्स्टिट्यूशन को अलग करता है, मेजरेबिलिटी की असम्पशन भी इसमें नहीं है। ऑल ऑफ दी अबव। हाँ जी, इसका बताओ लॉन्ग रन। ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक में था। परफेक्ट कंपटीशन में सारा कुछ बराबर होता है, और लॉन्ग रन पूछ लिया तो लॉन्ग रन में इट अर्न्स ओनली, याद है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का तो डायग्राम ही ऐसा बनता है, सारा कुछ तो बराबर है। ऑल ऑफ द अबव। 69 हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कौन बताता है? पुरानी परफॉर्मेंस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट विच वी forego। 71 क्विकली कैलकुलेट, कैलकुलेशन की जरूरत है। इक्वेशन है टोटल कॉस्ट की, एक फिगर कांस्टेंट गिवन है, बाकी ये तीनों आउटपुट के ऊपर बेस्ड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो कांस्टेंट फिगर ही टीएफसी होगी कि नहीं? तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत है मुझे। आंसर इज यही फिक्स्ड है। 72 73 इलास्टिसिटी हर बंदे की अलग अलग होती है, तो ही मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पाती हूँ, नहीं तो नहीं कर सकती। सेम क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स, किसने बोला था? स्केर्सिटी डेफिनेशन दी थी ना, न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स। प्राइस रिजिडिटी स्वीजी मॉडल किस मार्केट का फीचर है? प्राइस रिजिड। ओलिगोपॉली। फर्म की कॉस्टिंग में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती? कॉस्टिंग में प्राइस नहीं होता, प्राइस तो कॉस्ट के बाद आता है ना। 78 डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी डिमांड होती है? डिराइव्ड। कंज्यूमर्स गेट मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर विच प्राइमरी गोल, ये कर चुके हम, पिछले पे था। कीन्स व्हाट कॉज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी? insufficient aggregate demand. Animal spirit, which trade policy is designed to directly support domestic producers by reducing cost of exporting goods? अपने का गुड्स का कॉस्ट कम करना है, तो मैं क्या तुम्हें प्रोवाइड करूंगी? सब्सिडीज। पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय non excludable, non rivalrous.
Which of the following is a common solution to problem of common resources being overused? जो कॉमन रिसोर्सेज है उसको मिस यूज किया जा रहा है, तो प्राइवेट वाले मिस यूज करते हैं, तो क्या करो, गवर्नमेंट रेगुलेशन। हाँ जी, फाइंड आउट। $5,000। Which of the following is a factor income? Profits। इकोनॉमिक एनालिसिस को कौन सा फैक्टर रिलेट करता है? ऑल। मैनेजमेंट ऑफ द फर्म डैश कंट्रोल ओवर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। Do you have any control on the macroeconomic factors? No control। ठीक है। After reaching saturation point, चेक करो सारी क्वेश्चंस TU वाली। एडिशनल यूनिट्स क्या कॉज करेंगी? MU क्या हो जाएगा? इक्वेशंस स्टेटमेंट में सूट करो ना, किसमें तुम्हारी स्टेटमेंट बच रही है। TU फॉल करेगा और MU नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। 91 रीड करो। Which of the following is correct? पढ़ा क्वेश्चन 91? क्या कह रहा है? स्लोप के साथ कंपेयर कर रहा है डिमांड को। तुम्हें याद है पॉइंट मेथड, DQ DP P by Q, ये होती थी स्लोप। ठीक है, ये है स्लोप। ओके, अब कह रहे हैं अगर स्लोप 0 है, ये 0 हो गया। अब आगे जो P by Q होगा उसके हिसाब से आंसर होगा, और अगर स्लोप इनफाइनाइट है तो आगे जो P by Q होगा उसके हिसाब से आंसर होगा। अब सारे में सेटिंग करके देखो कि तुम्हें कौन सा आंसर सही लगता है। बी। ठीक है, आंसर इज बी। आई थिंक इसका आंसर की में आंसर ए गिवन है, इसको बी कर ले। कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर विच गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बजट लाइन स्लोप? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वाज propounded by, लॉ ऑफ डिमांड किसने propound किया था? लॉ ऑफ डिमांड किससे निकला था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही तो आया है। किसने दिया है? 95। स्टेज 1 में क्या होता है? क्या लग रहा है बेटा आपको आंसर? डी लग रहा है?
डी। ठीक है, 96, क्वेश्चन ट्राई करो, क्या कह रहा है बच्चे। ये जो है ना, ये दिस इज अ पावर 4L और 2 कैपिटल, ये इसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। लेबर तुमने हाफ से इंक्रीज करी और अपनी कैपिटल तुमने इंक्रीज करी बाय 75%। ठीक है, तुम्हारी जो क्वांटिटी है वो 4 टाइम्स आ गई है। जितना लेबर और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन आया कॉम्बिनेशन, क्या आउटपुट उससे ज्यादा बढ़ रही है, हाँ या ना। तो विच स्केल, जितनी आउटपुट बढ़नी चाहिए थी उससे ज्यादा बढ़ रही, इसीलिए कौन सा स्केल है बेटा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। लेबर मैंने आधी ही बढ़ाई जो पहले की थी, और कैपिटल मैंने पहले से सिर्फ 75% ही बढ़ाई है। उस हिसाब से तो आउटपुट भी उसी रेशियो में बढ़नी चाहिए, तो कांस्टेंट आएगा। उससे कम हो तो डिक्रीजिंग, पर ये तो ज्यादा आ रही है, आउटपुट 4 आ रही है, इसका मतलब इट इज कॉजिंग more returns, increasing returns to scale. Is that clear? Next, 97, production function. All of these, decrease in input demand. इनपुट्स की डिमांड में कमी आ जाए तो इनपुट के प्राइसेस कम हो जाएंगे, सी। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ, ठीक है। तो ऑल एमसीक्यूज आर डन। एमटीपीज, बोथ ऑफ दी एमटीपीज जो रिसेंट है मैंने कवर करा दी। अब तुम्हें समझ में आ गया प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। सो आई टेक योर लीव नाउ। बाय चांस बच्चा ड्यूरिंग प्रिपरेशन